नमस्कार। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और आज का टॉपिक है केंद्रक। केंद्रक न्यूक्लियस। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 से पूर्व की थी। तो आपको पता होगा कि जो है न्यूक्लियस की खोज यानी केंद्रक की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। बाद में फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो क्षारीय रंग से रंजित हो जाता है उसे क्रोमेटिन नाम दिया। तो बाद में जो फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया, जो केंद्रक है उनको जो है क्षारीय रंग से रंजित किया, यानी बेसिक डाई से उसे रंजित किया, बेसिक डाई से, जैसे कि मिथाइलिन ब्लू, जैसे कि बेसिक डाई क्या है, मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट से स्टेन किया तो उन्हें क्या नाम दिया, उन्होंने क्रोमेटिन। अंतरकाल अवस्था केंद्रक यानी कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं हो रहा है, अत्यधिक फैली हुई विस्तृत केंद्रीय प्रोटीन तंत्र की बनी होती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताएगा कि इंटरफेज स्टेज की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरफेज स्टेज में जो केंद्रक होता है वो क्या होती है, अत्यधिक फैली हुई होती है, जिसमें केंद्रकीय प्रोटीन तंतु जो क्या होती है, केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है। यानी यहाँ फिर से देखें कि जो इंटरफेज स्टेज है वो क्या होती है, उसमें क्या होती है, विभाजन नहीं हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कोशिका केंद्रक जिसका विभाजन नहीं होता है, इंटरफेज स्टेज में केंद्रक का विभाजन नहीं हो रहा होता, तो उसमें क्या होती है कि जो केंद्रक होती है बहुत अत्यधिक फैली हुई और बहुत ज़्यादा उसमें क्या होती है, केंद्रकीय प्रोटीन तंतु की बनी होती है, जिसे क्या कहा गया, वहाँ पे क्रोमेटिन कहा गया। तो क्रोमेटिन एक्चुअली यहाँ पे देखें, क्रोमेटिन एक्चुअली क्या है कि डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक और प्रोटीन की बनी होती है। केंद्रकीय आधात्री में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं जिसे केंद्रक कहते हैं। अब यहाँ देखिए न्यूक्लियर मैट्रिक्स यानी केंद्रीय आधात्री क्या हो गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स या आप न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है या न्यूक्लियर मैट्रिक्स है में एक या अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। यानी यहाँ पे देखें न्यूक्लियोलस। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिनके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे परिकेंद्रिका अवकाश कहते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से जब इसका स्टडी किया गया तो ये पता चला कि जो केंद्रक होते हैं वो क्या होते हैं, डबल लेयर होते हैं। ठीक है, केंद्रक क्या होते हैं, डबल लेयर होती हैं, है ना, डबल लेयर की बनी होती हैं और जिनके बीच में 10 से 50 नैनोमीटर रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी ये देखिए इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान पाया गया उनको कहा गया परिकेंद्रकी अवकाश, या हम कह सकते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
यह आवरण केंद्रक से मिलने वाले द्रव्य व कोशिका द्रव्य के बीच अवरोध का काम करता है। तो ये हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है एक तरह। वह झिल्ली सामान्यतया अंतर द्रव्य जालिका से सतत रूप से जुड़ी होती है। तो अभी हमने बताया कि जो यहाँ पे जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है ये क्या होती है, ये आउटर लेयर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती है, जुड़ी रहती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। और इस पर भी क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। क्या होते हैं, राइबोसोम्स लगे होते हैं। निश्चित स्थानों पर केंद्रक आवरण छिद्र बनने के कारण विच्छिन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह निश्चित स्थान पे क्या होते हैं, केंद्रक छिद्र पाए जाते हैं, केंद्रक छिद्र या हम कहें न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। यह छिद्र केंद्रक आवरण की दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। तो जो केंद्रक छिद्र है वो क्या होती है, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है, इन दोनों के यहाँ देखिए एक दूसरे से मिल गए हैं इस तरह, और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के मिलने से क्या होती है, ये न्यूक्लियर पोर बनता है। इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य और कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर पोर है, ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसमें से क्या होती हैं कि आरएनए और प्रोटीन अणु क्या होंगे, आरएनए और प्रोटीन अणु एक यहाँ से इसी छिद्र से अंदर और बाहर क्या होते हैं, आते जाते रहते हैं। यानी बाहर क्या है, यहाँ पे कोशिका द्रव्य है, क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक, कोशिका द्रव्य है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे कि इन छिद्रों से होकर आरएनए व प्रोटीन अणु केंद्रक में कोशिका द्रव्य व कोशिका द्रव्य से केंद्रक की ओर आते जाते रहते हैं। साधारणतया एक कोशिका में एक ही केंद्रक मिलता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सामान्यतः एक कोशिका में एक केंद्रक मिलता है, लेकिन ये ऐसा देखा गया है कि इनकी संख्या कभी कभी परिवर्तित हो जाती है और इनकी संख्या एक से अधिक भी हो जाती है। जैसे कि पैरामीशियम में देखेंगे कि दो केंद्रक मिलते हैं, एक बड़ा केंद्रक एक छोटा केंद्रक। तो वही लिखा है कि क्या आप को जीवों का नाम बता सकते हैं जिनकी कोशिका में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं, जैसे कि पैरामीशियम। कुछ परिपक्व कोशिकाएं केंद्रक रहित भी होती हैं, जैसे रक्ताणु व संवहनी पौधों में चालनी नलिका की कोशिकाएं। क्या तुम मानते हो कि ये कोशिकाएं जीवित हैं? तो यहाँ पे करें कि कुछ ऐसी भी कोशिकाएं हैं जो केंद्रक रहित होते हैं, जैसे कि रक्ताणु यानी एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी क्या होते हैं, वो केंद्रक रहित होती हैं। केंद्रकीय आधात्री या केंद्रक द्रव्य में केंद्रिक व क्रोमेटिन मिलता है। तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स है या हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिक मीन्स न्यूक्लियोलस और क्या मिलते हैं, क्रोमेटिन मिलते हैं। गोलाकार केंद्रक द्रव्य में पाया जाता है। केंद्रिका झिल्ली रहित वह संरचना है जिसका द्रव्य केंद्रक के सतत संपर्क में रहता है। तो केंद्रक के अंदर जो झिल्ली रहित है, यानी उसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, वह संरचना क्या होती है, यहाँ पे केंद्रिका होती है। केंद्रिका या हम कहेंगे न्यूक्लियोलस, क्या कहेंगे, न्यूक्लियोलस होती है, जिसका द्रव्य केंद्रक से सतत संपर्क में बना रहता है। तो ये केंद्रक है और केंद्रक से ये लगातार उसके संपर्क में बना रहता है। यह सक्रिय राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल
होते हैं जो कोशिकाएं, देखें यहाँ पे, तो करें कि यह जो सक्रिय राइबोसोम है यानी एक्टिव राइबोसोम्स आरएनए संश्लेषण हेतु स्थल होते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रिक मिलते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस है वो उसमें कह रहे हैं कि जो सक्रिय राइबोसोम्स जो होते हैं, वहाँ पे राइबोसोम्स क्या हैं, यहाँ पे सक्रिय राइबोसोम्स हैं जो आरएनए का संश्लेषण करते हैं। जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन का संश्लेषण करती हैं उनमें बड़े व अनेक केंद्रक मिलते हैं, यानी बड़े बड़े उसमें केंद्रिक यानी न्यूक्लियोलस मिलते हैं। आप याद करें कि अंतरावस्था केंद्रक में ढीली ढाली अस्पष्ट न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं की जालिका मिलती है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। अभी बताया गया कि जो इंटरफेज स्टेज है उसमें न्यूक्लियो प्रोटीन मिलती है। न्यूक्लियो प्रोटीन की बहुत सी क्या होती है, जालिका मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। और अवस्थाओं व विभाजन के समय जब क्या होगी, इसका विभाजन होगा या हम अवस्थाओं की बात करें तो उस समय क्या होगा कि विभाजन केंद्रक के स्थान पर गुणसूत्र की संरचना दिखाई देगी। स्पेशली क्या होगा, जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें मेटाफेज स्टेज में क्या होते हैं, गुणसूत्र की संरचना स्पष्ट दिखाई देती है। क्रोमैटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। अभी हमने बताया कि जो क्रोमैटिन होती है उसमें क्या पाई जाती है, याद रखना है आपको, डीएनए और क्या पाई जाती है, प्रोटीन, वो भी बेसिक प्रोटीन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा नॉन हिस्टोन और आरएनए भी मिलता है। मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए सूत्र 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। अब यहाँ पे एक डाटा दे रहे हैं कि जो मनुष्य है उसमें जो गुणसूत्र है, यहाँ पर देखें कि मनुष्य की एक कोशिका में लगभग 2 मीटर लंबा डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए लगभग कितना है, 2 मीटर लंबा है। और वो 2 मीटर लंबा जो डीएनए है वो 23 जोड़े गुणसूत्र या 46 गुणसूत्रों में बिखरा होता है। आप गुणसूत्र में डीएनए का संवेष्टन यानी पैकेजिंग कक्षा 12 में विस्तृत रूप से अध्ययन करें। तो यहाँ पे ये बताया गया कि जो डीएनए होती है वो 46 गुणसूत्रों में बहुत क्या होती है, बिखरा होता है, कंडेंस्ड होता है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो क्लास 12th में आप अध्ययन करेंगे। गुणसूत्र सिर्फ विभाजक कोशिकाओं में दिखाई देते हैं। तो जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में ही गुणसूत्र दिखाई देता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्रबिंद या सेंट्रोमियर कहा जाता है। तो हर गुणसूत्र में क्या होता है, एक क्या होती है, यहाँ पर संकीर्ण होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और देखिए ये संकीर्ण है और जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर या आप गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। और इस पर बिंब आकार की संरचना मिलती है और इसी पर एक बिंब आकार यानी डिस्क शेप संरचना मिलती है, डिस्क की तरह एक संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर बोलते हैं। तो हर एक गुणसूत्र में एक क्या होती है, यहाँ पर एक प्राथमिक संकीर्ण यानी एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलती है, हल्का सा दबा होता है जिसे हम सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंद कहते हैं। और इसी के चारों तरफ क्या होती है, एक बिंब यानी डिस्क के आकार की एक संरचना मिलती है जिसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर। तारककाय गुणसूत्र के दोनों आद्रय गुणसूत्रों के एक बिंदु पर पकड़कर रखना है।
यहाँ पे करें कि जो तारकाय है, जो सेंट्रियोल है यहाँ पर, सॉरी तारकाय है जो मतलब सेंट्रोसोम है, उसमें क्या होती है कि दो जो क्रोमैटिड होती है। यहाँ पे देखिए कि जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम गुणसूत्र के दोनों दोनों आद्रय गुणसूत्र, आद्रय गुणसूत्र का मतलब क्रोमैटिड, यहाँ पे क्या है क्रोमैटिड, इसके आरंभ को क्या बोलते हैं क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है, तो बिंदु पर पकड़कर रखना। तो देखिए यहाँ पर जो सेंट्रोसोम है उसमें के जो गुणसूत्र हैं उसके दोनों क्रोमैटिड क्या होते हैं, वहाँ पर एक ही बिंदु पर पड़े होते हैं। गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर गुणसूत्रों को चारों प्रकारों से विभाजित किया जा सकता है। तो गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर, यानी ये देखिए सेंट्रोमियर जो ये है, ये इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जो संकीर्ण है, ठीक है। तो सेंट्रोमियर के आधार पर गुणसूत्र को चार प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है यहाँ पे मध्य केंद्री, फर्स्ट है यहाँ पे मध्य केंद्री, जिसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक। गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर गुणसूत्र के बीचों बीच में स्थित होता है। तो यहाँ पे देखें ये जो सेंट्रोमियर है यहाँ पर देखिए एकदम बीचों बीच में स्थित है, जिससे सभी आर्म क्या हैं आपस में बराबर हैं। तो इसे हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक कहते हैं, यानी गुणसूत्र बिंदु क्या होती है एकदम गुणसूत्र के बीचों बीच में उपस्थित होती हैं, जिससे दोनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं लंबाई में। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा है उप मध्य केंद्री या हम बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। पहला है मेटासेंट्रिक, दूसरा है सब मेटासेंट्रिक। इसमें क्या होगा कि दो गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के मध्य से हटकर होता है। तो देखिए यह मध्य है, मिडिल है, मिडिल से थोड़ा सा अब क्या हो गया यहाँ पे सेंट्रोमियर शिफ्ट हो गया, जिससे एक भुजा बड़ी और एक भुजा छोटी हो गई। इसी को बोलते हैं सब मेटासेंट्रिक। तीसरा है यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक यानी अग्रबिंदु। इसमें गुणसूत्र बिंदु इसके बिल्कुल किनारे पर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सेंट्रोमियर है यानी गुणसूत्र बिंदु है, अब देखिए ये और ज़्यादा शिफ्ट हो गया और ये किनारे पर मिलने लगा, जिससे एक भुजा बहुत छोटी और एक भुजा बहुत बड़ी हो जाती है। इसे हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और फोर्थ है यहाँ पे, चौथा है टीलोसेंट्रिक यानी अंत केंद्री। इसमें गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु गुणसूत्र के शीर्ष पर होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए सेंट्रोमियर एकदम शीर्ष पर यहाँ पे देखिए होता है, और जिसे हम यहाँ पे बोलते हैं टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे सूक्ष्मकाय माइक्रो बॉडी। माइक्रो बॉडी लास्ट टॉपिक है यहाँ पे इस चैप्टर का। तो यहाँ पे देखें बहुत सारी झिल्ली आवृत सूक्ष्म थैलियाँ, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम मिलते हैं, ये पौधों व जंतु कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तो यह करें कि बहुत सारी झिल्ली अवतरित सूक्ष्म थैलियाँ कि यहाँ पे ये देखें कि बहुत से मेम्ब्रेन बाउंड वेजाइकल्स, बहुत से मेम्ब्रेन बाउंड क्या होते हैं वेजाइकल्स होते हैं, सूक्ष्म थैली होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं एंजाइम मिलते हैं। यही क्या होते हैं माइक्रोबॉडी होती हैं, और ये पौधों और जंतुओं में भी पाई जाती हैं। ओके, अब हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर इनवलप। यहाँ पे देखें जो न्यूक्लियर इनवलप है, अभी आपको पढ़ाया हमने, जो ये न्यूक्लियस से जो केंद्रक है, केंद्रक
डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली का होगा, और इनके बीच में जो यह स्पेस है, यही पूछा जा रहा है, इन्हीं स्पेस को कहते क्या हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस, इंट्रान्यूक्लियर स्पेस, साइटोप्लाज्मिक स्पेस, क्रोमोसोमल स्पेस। तो अभी हमने बताया है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर? जो न्यूक्लियर पोर है उसका फंक्शन क्या होगा? जो केंद्रक छिद्र है, यही केंद्रक छिद्र है, इसी केंद्रक छिद्र का ये फंक्शन पूछ रहे हैं, यही टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस, टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, टू प्रोड्यूस राइबोसोम्स, टू स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन क्या है? तो क्या फंक्शन है? टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके बाद न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में वो क्या होते हैं? उनका मूवमेंट होता है, बाहर और अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, व्हाट इज द न्यूक्लियर इनवलप? न्यूक्लियर इनवलप क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन सराउंडिंग न्यूक्लियस। अभी आपको बताया है क्या है? डबल मेम्ब्रेन विथ पोर्स सराउंडिंग द न्यूक्लियस। तो क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन का होता है, उसमें पोर भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? जो केंद्रिक है, न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है? डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, पर्टिकुलरली आरआरएनए। तो इसका क्या आंसर है? जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिक है, वो क्या करता है? यहाँ पे आरएनए का सिंथेसिस करता है, और भी कौन सा? स्पेशली आरआरएनए ने का सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not component of nucleus? न्यूक्लियस का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवलप, क्रोमैटिन या राइबोसोम्स? तो क्या नहीं है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होती है? यहाँ पे न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है। देखिए न्यूक्लियोलस भी पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियर इनवलप का भी बना होता है, और क्रोमैटिन भी पाया जाता है। थैंक यू।